तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए डीबीएमएस यूनिट 2 का लेक्चर 4 तक। हमने यूनिट 2 के लेक्चर 3 तक और यूनिट 1 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है विद 3 ईयर पीवाईक्यू। अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया है तो जाओ जल्दी से, चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसे चेकआउट करो और जितना मैंने पढ़ा दिया उतना पढ़ लो। तो हमने यूनिट 2 के अंदर यहाँ से लेकर प्रोसीजर यहाँ तक पढ़ लिया था, है ना। मतलब कि एसक्यूएल हमने स्टार्ट कर ली थी, एसक्यूएल ऑपरेटर्स देख लिए थे, ठीक है। तो आज हम टेबल व्यूज से देखेंगे क्या क्या देखने वाले हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्यूज, टेबल्स एंड इंडेक्सेस क्या 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 होते हैं। देन हम क्वेरीज एंड सब क्वेरीज देखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एग्रीगेट फंक्शन, क्योंकि हमारा ये 2023-24 में पिछली साल आया था क्वेश्चन, ठीक है। और हमारा इंसर्ट अपडेट ऑपरेशन, ये जो डिलीट तक ऑपरेशन है वो देख लेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि टेबल्स, व्यूज एंड इंडेक्सेस होते क्या है, ठीक है। तो अगर हम इन जनरल बात करें इन तीनों की, तो टेबल, व्यूज, टेबल्स तो आपको पता है क्या होती हैं, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। अब व्यूज क्या होते हैं और इंडेक्सेस क्या होते हैं वो हम मतलब कि बेसिकली अच्छे से देखेंगे, क्योंकि हमने टेबल्स तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे फंडामेंटल डेटाबेस स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी फॉर्म में हमारा जो डेटा है वो स्टोर होता है, ठीक है, या फिर ऐसे स्ट्रक्चर्ड में रहता है। यूज टू स्टोर, मैनेज एंड ऑप्टिमाइज डेटा एक्सेस इन एसक्यूएल, ठीक है। इंडेक्सेस से आप समझ रहे होंगे कि एक ऐसा एड्रेस जहाँ पे जिसके थ्रू आप जो डेटा है उसे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आता है, टेबल, ठीक है। तो टेबल क्या होती है, आप सबको पता है क्या होती है टेबल। अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, ठीक है। ये क्या करती है, हमारी ऑर्गेनाइज करती है डेटा को इन अ रिलेशनल डेटाबेसेस, ठीक है। टू क्रिएट अ टेबल वी यूज क्रिएट टेबल, ठीक है। क्रिएट टेबल कमांड का हम यूज करते हैं क्रिएट करने के लिए टेबल। स्पेसिफाइंग द कॉलम एंड डेटा टाइप्स। अब जब भी हम टेबल बनाते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले हमने क्रिएट टेबल, यहाँ पर देखो ये हमारा सिंटैक्स है, क्रिएट लिखा, देन हमने टेबल लिखा, और हमने जो भी हमें टेबल का नाम लिखना है हमने वो लिख दिया, ठीक है। जैसे कि मैंने क्रिएट टेबल एम्प्लॉय लिखा तो एम्प्लॉय नाम की एक मेरी क्या बन जाएगी, टेबल बन जाएगी। फिर यहाँ पर आपने दिया कॉलम 1, तो वहाँ पर हमारा कॉलम 1 बन जाएगा। जो भी आपने यहाँ पर नाम दिया कॉलम 1 का, वहाँ वो नाम आ जाएगा वहाँ पर। और जिस भी टाइप का आपका डेटा टाइप है आप वो भी दे सकते हो, ठीक है। अगर कोई कंस्ट्रेंट है वो भी रख सकते हो। ये हम पहले देख चुके हैं तो इसके लिए मैं ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दे रहा। अभी मैं एक बार एग्जांपल से भी आपको बता देता हूँ। कंस्ट्रेंट्स तो देखो क्या क्या हो सकते हैं, कि प्राइमरी की एंड फॉरेन की एज और भी की होती हैं, ठीक है। वो हम पढ़ चुके हैं पहले। तो देखो प्राइमरी की अगर हमें कोई डिफाइन करनी है तो हमने जैसे कि यहाँ पर एम्प्लॉयज नाम की टेबल क्रिएट करी है, क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज। और एम्प्लॉय आईडी नाम से एक हमने क्या बनाई है, कॉलम बनाई है। और उसकी उसकी जो डेटा टाइप है वो हमारा इंटीजर रहने वाला है। और उसके आगे हमने लिख दिया प्राइमरी की। तो हमारी जो एम्प्लॉय आईडी है वो क्या बन जाएगी, हमारी प्राइमरी की बन जाएगी। प्राइमरी की का क्या मतलब होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन द टेबल, ठीक है। सो एम्प्लॉय आईडी हर, मतलब कि पूरे टेबल में हर एक रो की अलग अलग होगी, हर एक डेटा की क्या होगी, अलग होगी, ठीक है। हर एक एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी अलग होती है। अब उसके बाद आती है हमारी फॉरेन की। फॉरेन की किसके लिए यूज होती है, हमारी दो टेबल को कनेक्ट करने के लिए यूज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ऑर्डर्स नाम से एक हमने टेबल बनाई, क्रिएट टेबल ऑर्डर्स, ठीक है। ऑर्डर आईडी हमने एक बनाई प्राइमरी की, हर एक टेबल के अंदर हम एक प्राइमरी की बनाते हैं। फिर हमने लिखा एम्प्लॉय आईडी, जो कि कहाँ से आ रही है, हमारी एम्प्लॉयज टेबल से आ रही है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, एम्प्लॉय आईडी, और ये इंटीजर टाइप की होगी। और हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया फॉरेन की ब्रैकेट के अंदर एम्प्लॉय आईडी। तो यहाँ पर जो हमारी ये जो है, जो एम्प्लॉय आईडी है वो क्या बन गई, फॉरेन की बन गई। और जो हमने ये भी डिफाइन कर दिया कि जो एम्प्लॉय आईडी है वो कहाँ से रिफर हो रही है, रेफरेंसेस एम्प्लॉयज एम्प्लॉय आईडी, यानी कि एम्प्लॉय टेबल से रेफर हो रही है, ठीक है। तो आप ऐसे मतलब फॉरेन की को डिफाइन कर सकते हो एसक्यूएल के अंदर, ठीक है। बहुत इजी चीजें हैं, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्या, व्यूज, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि व्यूज होता क्या है। सो देखो, जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप नहीं चाहते कि आप पूरा का पूरा डेटा किसी को दिखाओ, ठीक है। जैसे कि आपकी एक टेबल है यहाँ पर जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। लाइक आपकी एक कस्टमर टेबल है, ठीक है। कस्टमर टेबल के अंदर आपका कस्टमर का नेम आ जाता है ना। कस्टमर की एज आ गई, डिटेल आ गई और एज आ गई, है ना। कुछ और कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स उसने लिए हैं वो आ गया, ठीक है। किस टाइम पर उसने आपका जो ऑर्डर था वो प्लेस किया था, है ना। और उसे डिलीवर्ड हुआ है कि नहीं, आपने वो स्टेटस ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा इतना सारा डेटा एक टेबल के अंदर आ जाता है, ठीक है। जैसे कि आपके एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉय 1, है ना, एम्प्लॉय 2 एंड एम्प्लॉय 3, ठीक है। आप क्या, एक बात बताओ, आप
आप जरूरी समझते हो कि आपको पूरा का पूरा टेबल हर एक एम्प्लॉय को दिखाना है? अब जैसे कि ये जो पहला वाला एम्प्लॉय है उसका ये काम है कि ऑर्डर कितने डिलीवर्ड हो गए वो चेक करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अपनी जो कस्टमर टेबल है उसका एक व्यू क्रिएट करोगे किसी भी नाम से, है ना। और मतलब आपने डिलीवरी नाम से व्यू क्रिएट कर लिया, तो आप ये कस्टमर टेबल के अंदर से सिर्फ जो डिलीवरी वाला जो डेटा है ना, डिलीवरी वाला जो कॉलम है वही शो कराना चाहते हो। तो आप व्यूज की हेल्प से ये जो डिलीवरी वाला अलग कॉलम है इसे आप अलग से व्यू करा सकते हो, बिना मतलब एक और टेबल क्रिएट करे, ठीक है। व्यूज हमारे क्या होते हैं, वर्चुअल टेबल्स होती हैं। ये क्या होती है, एक अलग से आपकी टेबल बन जाती है, मतलब अलग कोई टेबल नहीं बनती, वर्चुअल टेबल होती है, मतलब कि जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है ना। मतलब एक वर्चुअली बन जाती है एज अ व्यू, ठीक है। अब अगर दूसरा एम्प्लॉई है वो बस ये देखता है कि किस टाइम पर आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस हुआ है। तो आप बस ये जो टाइम है और जो नेम है आप वो दिखाना चाहते हो, ठीक है, चाहे मतलब दिखाना चाहते हो, तो आप बस नेम और ये जो टाइम है इसके आप अलग व्यू बनाकर वो जो अलग से जो आपका एम्प्लॉय है उसे शो करा सकते हो, ठीक है। तो ये होता है हमारा व्यू। अब मैं आपको डेफिनेशन के थ्रू समझा देता हूँ। सो व्यू इज अ वर्चुअल टेबल बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑफ अ क्वेरी। जो भी आप क्वेरी लिखोगे उसके हिसाब से आपका जो है व्यू बन जाएगा। इट अलाउ यू टू प्रेजेंट डेटा इन अ सिंप्लीफाइड और सिक्योर्ड वे विदाउट मॉडिफाइंग द अंडरलाइंग टेबल्स, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप पूरा डेटा दिखाने की वजह से आपका डेटा जो है वो कहीं से ब्रीच हो सकता है, मतलब कि लीक हो सकता है, तो आप चाहते हो कि मैं भाई सिक्योर वे में दिखाऊं, तो आप व्यू का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपका मैं सिंटेक्स बताता हूँ। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, क्रिएट, है ना, क्रिएट कमांड लिखना है जब भी आप क्रिएट करोगे व्यू को, फिर आपने लिखना है व्यू, फिर आपको जो भी अपने व्यू का नाम रखना है, ठीक है, आपको वो लिखना है। तो आपने लिखा व्यू नेम एज, ठीक है, एज लिखा। देन सेलेक्ट कॉलम, जो भी आपको कॉलम रख दिखानी है व्यू के अंदर फ्रॉम टेबल, जिस टेबल का भी आप व्यू बना रहे हो, ठीक है। और फिर आपने लिखना है वेयर, जो भी आप कंडीशन देना चाहते हो। अगर सिंटेक्स से ज़्यादा समझ नहीं आया, अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप अपने क्या बोलते हैं एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज जो आपकी एम्प्लॉयज जो पूरी टेबल है उसमें से आप चाहते हो कि उसमें से बस एक हम व्यू बनाएं जिसके अंदर सिर्फ एम्प्लॉय की आईडी और एम्प्लॉय का नेम शो हो, ठीक है। मतलब कि आप क्या करो, आप क्या चाहते हो कि हमारी जो एम्प्लॉय टेबल है उसमें से मैं एक व्यू बनाऊं जिसके अंदर सिर्फ हमारी एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम जो है वो शो हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्रिएट किया एक व्यू, क्रिएट व्यू। व्यू का नाम क्या रखा हमने, एम्प्लॉय नेम, ठीक है, एज लिखा हमने। और क्या लिख दिया, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी एंड नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक आपका व्यू क्रिएट हो जाएगा एम्प्लॉय नेम के नाम से। और जब भी आप एम्प्लॉय नेम को प्रिंट कराओगे तो आपका एम्प्लॉय टेबल में से एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम जो है वो प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो व्यूज का ये मतलब एडवांटेज है कि आप मतलब उसे सिक्योरली किसी को डेटा और सिंप्लीफाइड वे में मॉडिफाई दिखा सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। बस देखो, आप प्रैक्टिस जितना करोगे उतना अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, सिक्योरिटी और सिंप्लिसिटी, ठीक है, दो एडवांटेजेस है, पढ़ लेना, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है इंडेक्सेस। तो इंडेक्सेस क्या होता है उसका भी मैं आपको पहले से अलग से एक बता देता हूँ चीजें, है ना। जैसे कि आप ना, जब भी आप कोई, आपके पास जैसे कि टेबल है, ठीक है, आपके पास टेबल है, और टेबल के अंदर मैंने आगे जो एग्जांपल लिखा है उसके हिसाब से बता देता हूँ कि आपके पास ना टेबल के अंदर क्या है, एक रीजन है। रीजन कोई भी हो सकता है, जैसे कि नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ठीक है, ये रीजन्स हैं आपके, है ना। और यहाँ पर क्या है कि रीजन के अंदर आपका कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, ठीक है। मतलब कि आपका जो रेवेन्यू है वो नॉर्थ में कितना जनरेट हुआ है, साउथ में कितना जनरेट हुआ है, वेस्ट में कितना जनरेट हुआ है ना। तो वो जो रेवेन्यू है आपका, यहाँ पर आप कॉलम में लिखते हो, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा 3K, 4K, 5K और यहाँ पर 1K, ठीक है। तो अब क्या है कि आप चाहते हो कि मैं ना ऐसा ये निकालूं कि कौन से रीजन के अंदर कि हमारा जो रेवेन्यू है वो 1K जनरेट हुआ है या 1K से कम जनरेट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जब सर्चिंग होगी तो क्या होगा कि जो जो भी सर्चिंग होगी, जो भी आपका एल्गोरिथम लगेगा वो कैसे लगेगा, यहाँ पे जाएगा पहले, यहाँ पे जाएगा, देन यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों, यहाँ पर जैसे लीनियर सर्च लगा है, अगर आपको पता है, आपने थोड़ा सा भी डेटा स्ट्रक्चर किया है तो आपको पता होगा लीनियर सर्च होता है, ठीक है। जो कि क्या करता है, हर एक डेटा के पास जाता है और चेक करता है और वैल्यू को मैच करके देखता है, ठीक है। तो वो 1K की वैल्यू को मैच कर रहा है, ठीक है, 3K पे नहीं मिला, 4K पे नहीं मिला, 5K पे नहीं मिला, 1K पे नहीं, 1K पे मिल गया, ठीक है। तो उसे क्या करना पड़ा, अब जैसे कि यहाँ पर तो 4 एंट्री थी, अब 4 एंट्री की जगह
1 to 2 मिलियन, जैसे कि 2 मिलियन एंट्री है, ठीक है, और आपका जो डेटा है वो लास्ट वाले कॉलम पे, लास्ट वाले रो पे पड़ा हुआ है, ठीक है। सो उसे 200 मिलियन बार भाई ऐसे मैच कराना पड़ेगा डेटा। अगर एक बार मैच कराने में अगर आपका लाइक समझ लो 1 सेकंड लगता है, तो 200 मिलियन सेकंड वेस्ट होंगे, ठीक है, क्योंकि आपका जो डेटा है वो सॉर्टेड नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस डेटा को शॉर्ट कर दो, ठीक है, तो आप जैसे कि यहाँ पर कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, ओ एन की कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, ठीक है। और अगर आप इस डेटा को शॉर्ट कर दो, ठीक है, मतलब या सॉर्टिंग कर दो, इसमें असेंडिंग ऑर्डर में अगर आप सॉर्टिंग कर दो तो कैसा हो जाएगा, 1K, 3K, 4K एंड 5K, ठीक है। अब आप इस पे क्या कर सकते हो, बाइनरी सर्च लगा सकते हो, ठीक है। तो आपका जो, अगर यहाँ पर बाइनरी सर्च लगाओगे तो आपका जो डेटा है किस, अब देखो, अब अगर आपको बाइनरी सर्च तो यार पता ही होना चाहिए, आपने डीएस तो पढ़ी है ना, तो बाइनरी सर्च आपको पता होगा, जहाँ पर क्या करते हैं हम, डिवाइड एंड कॉन्करर वाला मेथड लगाते हैं कि आप बीच में से पार्ट करोगे। जैसे कि आपने आपने 1 वाले को चेक किया, बीच में यहाँ पे नहीं मिला, आपको लेफ्ट जाना है या राइट, इस तरफ मूव कर गए, फिर आपने इसको वापस से ब्रेक किया और फिर यहाँ पर मूव कर गए, तो दूसरे बार में ही आपको मिल गया। ऐसे ही जितने भी मिलियन होंगे उतना हाफ होता रहेगा, और जो आपका कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो ओ लॉग एन में हो जाएगा आपका काम, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसे डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो देखो ये सब मैंने आपको क्यों समझाया, अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो वो पूरा इरेज कर दूंगा, चलो चलिए। हाँ देखो, मैं आपको बताता हूँ, इरेज कर, ठीक है। सो ये सब मैंने आपको क्यों समझाया। अब देखो हम जो है इंडेक्सेस से क्या करते हैं, हम इंडेक्सेस का यूज करके जो हमारे पास कॉलम होती है ना, उसकी एक हम टेबल बना लेते हैं नई, ठीक है। जैसे कि हमारे पास रेवेन्यू जो है, हमें इसको क्या करना है, एज अ इंडेक्सिस यूज करना है, ठीक है। हमें इसके जो है हम क्या करते हैं, इंडेक्सिस का यूज करके जो हमारी कॉलम है उसके डेटा को शॉर्टेड ऑर्डर में क्या करते हैं, स्टोर करा लेते हैं, ठीक है। शॉर्टेड ऑर्डर में हम क्या करते हैं, उसे स्टोर करा लेते हैं। जो भी हम ऐसा ऑपरेशन लगाते हैं, तो हम ये जो हमारी शॉर्टेड ऑर्डर में हमने इंडेक्सेस की फॉर्म में स्टोर किया ना, ये वाली कॉलम को, रेवेन्यू को, उस पे हम लगाते हैं, ठीक है। जिससे कि क्या होता है कि हमारा जो टाइम है वो बच जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने रेवेन्यू वाले पे क्या किया, यहाँ पर शॉर्टेड ऑर्डर में रख ली, ठीक है। ये स्टोरेज लेता है, लेकिन जो आपका टाइम है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में हो गया। अब अगर इस पे कोई लगाएगा एल्गोरिथम तो वो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। मतलब मैं आपको ये समझाना चाहता था, आई होप आपको क्लियर होगा, थोड़ा सा टाइम लिया मैंने, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि इंडेक्सेस का हम यूज क्यों करते हैं। चलो अब डेफिनेशन से समझ लेते हैं, ये तो आप पढ़ ही लोगे। इंडेक्सेस क्या होते हैं, इंडेक्स इज अ database structure that improve the speed of data retrieval on columns frequently used in search condition सच एज वेयर क्लॉज, ठीक है। वेयर में हम क्यों यूज करते हैं वेयर का, जहां पर हम कंडीशन लगा के किसी को भी सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कंडीशन लगा रखी थी वहां पर क्या, 1K से बराबर रेवेन्यू हो या फिर छोटा रेवेन्यू हो, तो वो कंडीशन थी, हम वेयर का वहां पर यूज कर रहे थे, ठीक है। तो ये अगर हम इंडेक्सेस का यूज करते हैं तो हमारी जो इंडेक्स है वो हमारा जो रिट्रीवल है उसे इंप्रूव करता है, फास्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसका सिंटेक्स कैसा होता है, क्रिएट इंडेक्स, हमारा जैसे क्रिएट व्यू था वैसे हम क्या करेंगे, क्रिएट इंडेक्स। यहाँ पर हम जो भी इंडेक्स का नाम रखना चाहते हैं, जैसे कि हम अपनी जो रेवेन्यू वाली कॉलम का इंडेक्स बनाना चाहते थे, तो हम वहाँ पर रख सकते थे कॉलम और रेवेन्यू इंडेक्स, ठीक है। वैसे ही आप जिसका भी रखना चाहो, जैसे कि नेम का रखना चाहो तो नेम इंडेक्स आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्या किया, अपनी जो जो भी आपने इंडेक्स का नाम रखना है वो रख लिया। ऑन किस टेबल पे लगा रहे हो आप जैसे कि वहां पर हमारी जो टेबल थी वो रीजन वाली पूरी टेबल थी, ठीक है। तो वो रेवेन्यू कलेक्शन नाम समझ लो उस टेबल का, ठीक है। तो हम रेवेन्यू कलेक्शन पे लगा रहे थे, तो वो आ जाएगा यहाँ पे। और अब रेवेन्यू कलेक्शन की किस कॉलम पे लगा रहे थे हम रेवेन्यू वाली कॉलम पे लगा रहे थे, रीजन पे नहीं लगा रहे थे, रेवेन्यू वाली कॉलम पे लगा रहे थे। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक हमारा उसका इंडेक्स जनरेट हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। किस नाम से इंडेक्स जनरेट होगा, जहाँ ये भी जो आप इंडेक्स नेम दोगे उस नाम से होगा। तो चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने यहाँ पर एक क्रिएट किया इंडेक्स, उसका नाम रखा हमने इंडेक्स एम्प्लॉय नेम, ठीक है। हमने अपने इंडेक्स का क्या नाम रखा, इंडेक्स एम्प्लॉय नेम ऑन एम्प्लॉयज टेबल, हमारी जो टेबल है वो एम्प्लॉयज है, और जो कॉलम है उसका क्या नाम है, नेम नाम है, ठीक है। सो मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक इंडेक्स अलग से क्रिएट हो जाएगा, वो जो सारे नेम है वो शॉर्टेड ऑर्डर में वो हो जाएंगे, क्या बोलते हैं, स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। सॉर्टेड ऑर्डर में क्या होगा, वहां पे लेक्सिकल ऑर्डर में स्टोर होंगे, जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में ABCD में, ठीक है। इसके बेनिफिट क्या है, स्पीड है, और भाई इंप्रूव करता है आपकी परफॉर्मेंस को, है ना, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा अगर आपकी लार्ज टेबल है। और बेसिकली अभी मैं आपको एक बात और बताता हूँ, ये जो हमारा इंडेक्सेस है वो यूज होता है जहां पर भी हमारा जो हमारा डेटाबेस है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। छोटे छोटे में कहीं पर भी यूज नहीं होगा, ये बहुत बड़े डेटाबेस में यूज होगा। और वहां पर अगर आपकी जो कमांड्स है वो ज्यादा रीड वाले लग रहे हैं तो वहां पर ज्यादा यूज होगा, ठीक है। ये और समझ लो, ठीक है, मतलब कि अगर आता है लिखने के लिए तो आप लिख सकते हो।
मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी इसके बारे में। अब नेक्स्ट आते हैं हमारी क्वेरीज। क्वेरीज क्या होती हैं? हमारी क्वेश्चंस, ठीक है, मतलब कि आप जो क्वेश्चन आपने पुटअप करते हो, जो आप कमांड्स पुटअप करते हो, वो ही हमारी क्वेरीज होती हैं, ठीक है। क्वेरीज के आपके बारे में पता है, बस आपके मतलब एक वो जो है टॉपिक अलग से मेंशन है सिलेबस के अंदर, ठीक है। तो पहले हमारी सिलेक्ट क्वेरीज होती पहले। तो यहाँ पर हमने सिलेक्ट लिखा, कॉलम वन कॉलम टू, जिस भी कॉलम को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कॉमा से सेपरेट करके लिख सकते हैं। फिर किस टेबल में से आप सिलेक्ट करना चाहते हो वो आप फ्रॉम में लिख सकते हो। फिर आप कोई अगर कंडीशन देना चाहते हो तो आप वेयर में कंडीशन दे सकते हो, अभी हम एग्जांपल देखेंगे, है ना। और अगर आप अपनी जो भी आपने सिलेक्ट करके जो भी आपका डेटा आया है, अगर आप उसे ऑर्डर वे में अगर करना चाहते हो तो वो आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग में आप कर सकते हो, ठीक है। तो सिलेक्ट क्या करता है? स्पेसिफाई करता है जिस भी आप कॉलम को रिट्रीव करना चाहते हो। वेयर क्या करता है? वो भी जो रो ऐसे हैं उन पे फिल्टरिंग का जैसे इफ एल्स होता है वैसे फिल्टरिंग करता है, ठीक है। और ऑर्डर बाय में क्या करता है? आपका जो रिजल्ट है, जो भी आपने सिलेक्ट के थ्रू आपने जो रिजल्ट लाए हैं, उसे आप असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हो, वो ये करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे। तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी। यहाँ पर हमने क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट दोनों को हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। हम एम्प्लॉयज टेबल में से सिलेक्ट कर रहे हैं जिसका भी डिपार्टमेंट क्या है, सेल्स है, ठीक है। हम मतलब कि एक हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है, उसके अंदर हमारे पास कुछ कॉलम्स है लाइक नेम, एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट और सैलरी, है ना, इतने सारे हमारे पास कॉलम है। उसमें से हम क्या कर रहे हैं, हम एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नेम और एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट हम वो निकाल रहे हैं, ठीक है। और हम ये भी देख रहे हैं जिसका डिपार्टमेंट सेल्स है हमें वही मिले, ठीक है। तो हमें तीन चीजें मिल रही होंगी, एम्प्लॉय आईडी, नेम और डिपार्टमेंट, जिसका भी डिपार्टमेंट सेल्स है वही हमें मिल रहे होंगे, ठीक है। ये हो गया, आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल क्या है, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड सैलरी। और हमने यहाँ पर क्या किया कि हम तीन चीजें ले रहे हैं, नेम, सैलरी एंड एम्प्लॉय आईडी। किस टेबल में से ले रहे हैं? एम्प्लॉयज टेबल में से ले रहे हैं। वेयर सैलरी बिटवीन 30,000 एंड 50,000, मतलब कि 30,000 के ऊपर होनी चाहिए और 50,000 के नीचे होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी जिसकी भी सैलरी है वो हमें दे दो। और जो सैलरी है उसे क्या करना भाई, डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कराना, ठीक है। समझ गए? ये होती है हमारी क्वेरीज, ठीक है। ये तो हमारी मेन क्वेरीज होती हैं जो कि लिखी जाती हैं, ठीक है। अगर इस क्वेरी के अंदर अगर आप एक और क्वेरी लिख देते हो, लाइक वेयर के अंदर आप कंडीशन के अंदर को आप एक और क्वेरी लिख देते हो, ठीक है, तो वो हमारी क्या बन जाती है, वो बन जाती है हमारी सब क्वेरी, ठीक है। सो अ सब क्वेरी इज अ क्वेरी एम्बेडेड विद इन अनदर क्वेरी टिपिकली इन द वेयर, हैविंग और फ्रॉम क्लॉज। तो हमारी ये जो तीन होते हैं ना, फेयर, हैविंग एंड फ्रॉम क्लॉज, इसके अंदर ही हमारी जो सब क्वेरीज है वो लिखी जाती हैं, लाइक कंडीशन की तरह लिखी जाती हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमने वेयर लिख के डिपार्टमेंट इक्वल टू सेल्स लिख दिया। अगर मैं इसी की जगह, ठीक है, वेयर की जगह अगर मैं पूरी की पूरी क्वेरी एक और बार लिख दूं या फिर कोई और क्वेरी लिख दूं लाइक सिलेक्ट, है ना, तो वो हमारी क्या बन जाती है, सब क्वेरी बन जाती है। तो इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। पर्पस क्या होता है सब क्वेरीज का? सब क्वेरीज रिट्रीव डेटा टू बी यूज्ड बाय द मेन क्वेरी। सो हमारा जो मेन क्वेरी के थ्रू डेटा हमारा जो रिट्रीव मतलब सिलेक्ट हुआ है उसे रिट्रीव करने के लिए पर्पस होता है, ठीक है। प्लेसमेंट मतलब कि कहाँ कहाँ पर ये आता है, तो ये यूज करता है क्या, सिलेक्ट का यूज करता है, इंसर्ट का यूज करता है, अपडेट का यूज करता है, डिलीट स्टेटमेंट्स का यूज करता है। और ये कौन कौन से ऑपरेटर यूज करता है? इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, इन एंड लाइक, ये ऑपरेटर यूज करता है, ठीक है। अब देखो इसका एक सिंटैक्स देख लेते हैं। तो इसका सिंटैक्स कुछ बेसिक सा ही वही मेन क्वेरी की तरह ही है कि सिलेक्ट और जो भी आपका कॉलम नेम है वो हमारी मेन क्वेरी हो गई, जिस टेबल में से आपको चाहिए वो हो गया। अब वेयर, वेयर के अंदर अब देखो, ठीक है, आपने क्या लिखा, वेयर के अंदर कॉलम का नाम लिखा, ऑपरेटर लगाया यहाँ पर, और ऑपरेटर के साथ आपने देखो यहाँ पर एक और क्वेरी लिख दी, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल वेयर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आप समझ रहे हो, थोड़ा रिकर्शन की तरह नहीं हो गया कि मतलब भाई एक के अंदर एक और चीज, ठीक है। और थोड़ा सा वैसा भी हो गया फंक्शन की तरह कि आपने एक फंक्शन यहाँ पे कॉल कर दिया, ठीक है। सो ये क्या होता है हमारा, ये होता है सब क्वेरी, ठीक है। मतलब एक क्वेरी के अंदर अगर आप एक और क्वेरी लिख दो, क्वेश्चन के अंदर अगर आप एक और क्वेश्चन लिख दो, तो वो क्या होता है, हमारा सब क्वेरी होती है, ठीक है। तो आपको ये आपको क्लियर होगा। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम सब क्वेरी के यूज करके हम क्या करेंगे, रिट्रीव करेंगे डेटा को, ठीक है। तो हम क्या क्या कर रहे हैं, गेट एम्प्लॉयज वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट एज जॉन, ठीक है। सो एज जॉन जो भी बंदे डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं हम देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट नेम एंड डिपार्टमेंट, ठीक है। सो हमें दो चीजें मिल रही हैं यहाँ पे, सिलेक्ट नेम एंड डिपार्टमेंट, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय टेबल के अंदर से, वेयर डिपार्टमेंट इन, हमने यहाँ पर देखो इन ऑपरेटर का यूज किया, डिपार्टमेंट इन, सिलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम, देखो डिपार्टमेंट इन यानी कि हमारा जो डिपार्टमेंट है किसके अंदर होना चाहिए,
ये देखो, ये वाली क्वेरी हमारी अलग से लगेगी, सिलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम इक्वल टू जॉन। तो हमें क्या होगा, हमें ना पूरे के पूरे जो एम्प्लॉय टेबल है, देखो एम्प्लॉय टेबल है उसके अंदर जिसका भी डिपार्टमेंट है ना, वो हमें सारे डिपार्टमेंट मिल जाएंगे, जिस जिस भी बंदे का अगर जॉन नाम है वो हमें सारे डिपार्टमेंट मिल जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि हमें नेम तो जॉन ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने की कंडीशन लगा रखी है, हमें जॉन मिल गया। अब हमें डिपार्टमेंट भी मिल गए। तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे नेम एंड डिपार्टमेंट। तो हमें जॉन नाम के भाई जितने भी डिपार्टमेंट होंगे वो हमें इजीली मिल जाएंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एक बार आराम से पेपर में लिख कर देखना। और बिल्कुल देखो, एक क्वेरी तो हमारी ये वाली हो गई। अब इस क्वेरी के अंदर ही ये वाली क्वेरी आ रही है, ठीक है। तो इसको आप अगर ऐसे लिखोगे ना, जैसे ये वाली लिखी हुई है, सिलेक्ट डिपार्टमेंट, है ना, और यहाँ पर लिखो फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल में से डिपार्टमेंट सिलेक्ट हो रहा है, वेयर, कंडीशन आ गई, वेयर नेम इक्वल टू जॉन, ठीक है। ये हमारी क्या बन गई, एक हमारी क्वेरी हो गई, ठीक है। सो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एक बात बताओ, हमें यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट मिल जाएंगे जिसके अंदर भी जिन जिस जिस भी बंदे का नाम जॉन है, उन सबके हमें क्या मिल जाएंगे, डिपार्टमेंट मिल जाएंगे, ठीक है। अब हमें डिपार्टमेंट मिल गए। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट नेम डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। अब जो ये हमारी बाहर की क्वेरी है, यहाँ पर हम नेम और डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं एम्प्लॉय के अंदर, वेयर डिपार्टमेंट इन, यानी कि ये जो है हमने यहाँ पर ये जो डिपार्टमेंट हमें इसके अंदर मिल जाएंगे, वो सारे के सारे हमें डिपार्टमेंट यहाँ पर मिल जाएंगे। और भाई हमें वही डिपार्टमेंट मिलेंगे जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर जॉन होगा भाई, है ना, समझ गए। अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट समझते हैं। अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे डेटा को, ठीक है। अब हमने देखो डेटा रिट्रीव करना सीख लिया कि हम सब क्वेरी के हिसाब से कैसे डेटा रिट्रीव करते हैं। देखो एग्जाम के अंदर ज़्यादा सब क्वेरी वगैरह आती नहीं है, ठीक है। अब आती है हमारी सब क्वेरी नेक्स्ट, इंसर्ट डेटा। अब हम कैसे इंसर्ट करेंगे डेटा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंसर्ट कस्टमर्स फ्रॉम न्यू कस्टमर टेबल इनटू अ कस्टमर टेबल, ठीक है। मतलब कि हम क्या करेंगे, कस्टमर्स को एक नई टेबल के एक न्यू कस्टमर टेबल के अंदर से हम कस्टमर टेबल के अंदर क्या करेंगे, उसे इंसर्ट करेंगे, यानी कि दो टेबल हैं। तो यहाँ पर क्या है, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, ठीक है। मतलब अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे कस्टमर टेबल के अंदर, जिसके अंदर जो हमारी कॉलम्स है वो दो है, नेम एंड सिटी, ठीक है। सिलेक्ट नेम एंड सिटी फ्रॉम न्यू कस्टमर, ठीक है। यहाँ पर क्या करो भाई, नेम और सिटी को सिलेक्ट कर लो न्यू कस्टमर में से, ठीक है। वेयर सिटी इक्वल टू न्यूयॉर्क, जहाँ पर भी न्यूयॉर्क है। अब देखो यहाँ पर जो हमारा दो बार लग रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पर कर रहे हैं, हम इंसर्ट भी कर रहे हैं यहाँ पर, और हमारे पास दो टेबल है, ठीक है। यहाँ पर हम इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाली कंडीशन लगाएंगे। तो ये हमारी क्या होती है, सब क्वेरी होती है। ये तो इजी थी, समझ गए होंगे, है ना। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, डिलीट डेटा। अब हम क्या करेंगे भाई, डिलीट करेंगे डेटा। सो देखो डिलीट डेटा कैसे करते हैं, डिलीट प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल डेट आर नॉट इन स्टॉक, ठीक है। सो हम एक प्रोडक्ट टेबल में से प्रोडक्ट्स को क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, जो कि हमारे स्टॉक के अंदर नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट्स, डिलीट कीवर्ड का यूज करें, डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट्स, यानी कि हम प्रोडक्ट जो हमारी टेबल है उसके अंदर से हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। अब डिलीट क्या करना है, वेयर प्रोडक्ट आईडी नॉट इन, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट आईडी अगर इस वाली डेटा के अंदर नहीं है। अब ये वाला जो हमें डेटा मिलेगा, देखो अगर ऊपर वाले अगर समझ नहीं है ना, ये वाला बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए आपको, ठीक है। देखो यहाँ पर ये अलग हो गया, ये अलग हो गई क्वेरी, ठीक है। यहाँ पर हमें प्रोडक्ट आईडी बस क्या करनी है, मैच करानी है इसके साथ। अगर ये वाली प्रोडक्ट आईडी इसके अंदर आपको नहीं मिलती तो क्या कर दो भाई, डिलीट कर दो उसको, ठीक है। तो देखो सिलेक्ट प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम स्टॉक वेयर क्वांटिटी इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अब मतलब हमें सारे के सारे ऐसे प्रोडक्ट मिल जाएंगे जिनकी जो हमारी प्रोडक्ट आईडी है, जो कि जिनकी जो प्रोडक्ट क्वांटिटी है वो जीरो से ज़्यादा है, यानी कि स्टॉक में है प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सारे प्रोडक्ट मिल गए जो भी स्टॉक में है। और अब हमारे पास जो प्रोडक्ट आईडी है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे भाई, अगर इसके अंदर नहीं है तो हम क्या कर देंगे भाई, इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है, समझ गए। अपडेट करेंगे डेटा को, ठीक है। अपडेट कैसे करना है, इंक्रीज सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज हुज डिपार्टमेंट है। देखो इन सब में क्या होता है, इसमें क्या होता है, क्या बोलते हैं, इंसर्ट वगैरह में क्या होता है, आप अलग से डेटा इंसर्ट करते हो, ठीक है, नया इंसर्ट करते हो। डेट में क्या होता है, आप उस डेटा को क्या करते हो, अपडेट करते हो, मतलब कि जो एग्जिस्टिंग आपके रो के अंदर डेटा है उसको आप अपडेट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयज की जो आईडी है और सैलरी है उसको हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। हुज डिपार्टमेंट हैज एन एवरेज सैलरी ग्रेटर देन
$5,000। जिस भी डिपार्टमेंट की जो एवरेज सैलरी है, जिस भी डिपार्टमेंट की एम्प्लॉयज़ की जो एवरेज सैलरी है वो $5,000 से ज़्यादा है, तो हम उसकी जो सैलरी है वो इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे, हम क्या लिखेंगे? कमांड अपडेट एम्प्लॉय। ठीक है, हम अब एम्प्लॉय टेबल को क्या कर रहे हैं? अपडेट कर रहे हैं। सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी इंटू 1.1। ठीक है, तो हम 0.1% है उतनी सैलरी हम क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, और हमने क्या लिख दिया? सैलरी इक्वल टू सैलरी इंटू 1.1। ठीक है, सो वेयर डिपार्टमेंट इन। ठीक है, अब देखो डिपार्टमेंट इन, यहाँ यहाँ देखो, यहाँ पर भी मैंने आपको समझाया, यहाँ पे जो डिलीट वाले प्रोडक्ट में, यहाँ तक देखो हमें, यहाँ तक देखो, यहाँ तक हमें वो प्रोडक्ट, वो जो प्रोडक्ट हैं, सॉरी, जो हमारे जो डिपार्टमेंट हैं उन्हें हम सिलेक्ट करेंगे जो कि इसके अंदर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमारी प्रोडक्ट आईडी थी वो इसके अंदर नहीं थी, हम उसे डिलीट कर रहे थे। ठीक है, देखो यहाँ पर हमें कौन सी आईडी मिलेंगी? यहाँ पर जिसकी क्वांटिटी जो है 0 से ज़्यादा है। ठीक है, हमें वो तो सारी यहाँ पर आईडी मिल गई जिनकी क्वांटिटी क्या है? 0 से ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सारी की सारी ऐसी मिल गई जिनकी क्वांटिटी 0 से ज़्यादा है, और हमें क्या करना है? जो प्रोडक्ट स्टॉक के अंदर नहीं है उसे डिलीट करना है। तो यहाँ पर जो भी 0 से ज़्यादा है भाई वो तो स्टॉक के अंदर ही है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रही है? सारी की सारी प्रोडक्ट आईडी मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर जितनी भी हमारी ऑल है उनको अगर हम कंपेयर कर लें, जिनकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें कम वाली मिल जाएंगी, उसे हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, इतना इजी था। तो वैसे ही डिपार्टमेंट वाले को समझो। ठीक है, डिपार्टमेंट वाले में हमारा क्या हो रहा है कि एम्प्लॉय को हम अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, हमने सैलरी को सेट कर दिया इक्वल टू 1.1, यानी कि सबकी सैलरी को सेट कर दिया यहाँ तक। तो ठीक है, अब लेकिन हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई वेयर डिपार्टमेंट इन। ठीक है, जहाँ पर जिसका जो डिपार्टमेंट है वो कैसा है? सिलेक्ट, यहाँ पर हम यहाँ तक देखो, यहाँ तक तो सारे हमारे डिपार्टमेंट सिलेक्ट थे यहाँ तक। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? सिलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट हैविंग एवरेज सैलरी ग्रेटर देन 5,000। अभी ये जो ग्रुप बाय, इसे मत समझो, हैविंग मत समझो, क्योंकि हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं इन्हें, तो इन्हें ज़्यादा परेशान मत हो। ये बस ये समझो कि ग्रुप नाम से समझ रहे हो कि ग्रुपिंग कर देता है। ठीक है, तो इसने क्या किया? जितने भी डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉयज थे उनकी सैलरी को ग्रुप कर दिया। ठीक है, ग्रुप कर दिया, और यहाँ पर हैविंग कंडीशन लगा दी। ठीक है यार, मेरे को समझ आ रहा है कि आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, बट ना देखो, यहाँ पर ये समझो कि जितने भी हमारे डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉयज थे उनकी सैलरी का बस क्या किया? एवरेज निकाल लिया। एवरेज यहाँ पर हमने ये फंक्शन लगाया, अभी हम आगे पढ़ेंगे। एवरेज फंक्शन लगा के हमने एवरेज निकाल लिया। अब अगर उनका एवरेज $5,000 से ज़्यादा हो गया तो हम क्या करेंगे? उस डिपार्टमेंट को यहाँ पर क्या करेंगे? उसकी सैलरी को इंक्रीज कर देंगे। बस इतना समझो। ठीक है, ये हो गई हमारी सब क्वेरी खत्म। ठीक है, समझ गए? ईज़ी है वैसे यार, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। बस यहाँ पर आपको ग्रुप बाय और हैविंग आपने पढ़ा नहीं है तो समझ नहीं आ रहा होगा, बट अभी आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, सो अब आता है हमारे एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं? ठीक है, एग्रीगेट आप वर्ड से क्या समझते हो? एग्रीगेट वर्ड का मतलब ये होता है कि किसी भी बड़ी वैल्यू को एज अ सिंगल यूनिट देखना, है ना? मतलब कि मल्टीपल जो हमारी बड़ी वैल्यूज हैं उन्हें अगर हम सिंगल यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर दें तो वो हमारा होता है एग्रीगेट, है ना? इसका मतलब यही होता है। अब हम एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं? एग्रीगेट फंक्शंस क्या करते हैं? हमारे एसक्यूएल के अंदर हमें अलाउ करते हैं परफॉर्म करना कैलकुलेशन ऑन मल्टीपल रोज ऑफ अ डेटा टू रिटर्न अ सिंगल वैल्यू और ग्रुप्ड रिजल्ट। ठीक है, मतलब कि एग्रीगेट फंक्शंस आपके जैसे अर्थमेटिक फंक्शंस होते हैं ना, थोड़ा सा मतलब ऐसे समझो, जैसे अर्थमेटिक फंक्शन होते हैं जो कि कैलकुलेशन करते हैं, तो वो क्या करते हैं भाई? मल्टीपल वैल्यूज को एज अ सिंगल वैल्यू हमें देते हैं। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो। ठीक है, जैसे कि एडिशन हो गया, है ना, सम हो गया, एवरेज हो गया, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम। तो ये सब क्या है? हमारे एग्रीगेट फंक्शन है। 5 हमारे एग्रीगेट फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारा काउंट। काउंट क्या करता है भाई? काउंटिंग करता है। आपको पता है ये नंबर ऑफ काउंट्स आपको देता है। तो यहाँ पर आपको इसका सिंटेक्स कैसे होता है, जो आपका एग्जाम्पल लेके मैंने बता रखा है। सिलेक्ट काउंट ऑल एज टोटल एम्प्लॉयज फ्रॉम एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के अंदर जितने भी टोटल भाई एम्प्लॉयज हैं, मतलब कि जितने भी आपके एम्प्लॉयज हैं उसे टोटल एम्प्लॉयज एज अ स्टोर कर लो, है ना? मतलब कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन्हें काउंट कर लो। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट सम। सम क्या करता है भाई? आपको कैलकुलेट करता है, एडिशन करता है। सिलेक्ट सम रेवेन्यू एज टोटल रेवेन्यू फ्रॉम अ सेल्स। सेल्स में जितना भी रेवेन्यू आया है उसका क्या कर दो भाई? सम कर दो एज अ टोटल रेवेन्यू। ठीक है, अब आता है हमारा एवरेज। एवरेज हमने ऊपर ही देखा। सिलेक्ट एवरेज
सैलरी एज एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज की हमारी जो टोटल सैलरी है उसको क्या करेगा भाई, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से डिवाइड कर देगा, तो हमारा एवरेज आ जाएगा। ये तो आप सबको पता ही है। अब नेक्स्ट आता है हमारा मिनिमम और मैक्सिमम। तो मैक्सिमम में क्या करता है भाई, मैक्सिमम आपको वैल्यू देता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, सिलेक्ट मैक्स सैलरी एज अ हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज। ठीक है, एम्प्लॉयज के अंदर से सारी सैलरी निकालो, उस सैलरी के अंदर जो भी मैक्स सैलरी है उसे एज अ हाईएस्ट सैलरी हमें दे दो। ठीक है, अब आता है हमारा मिनिमम। मिनिमम वही मैक्सिमम का उल्टा मिनिमम। ठीक है, समझ गए यार, ये तो बहुत इजी थे। अब देखो ये जो एग्रीगेट फंक्शन है ना भाई, सच में पूछे जाते हैं, तो आपको बस ये एग्रीगेट फंक्शन के नाम याद कर लेने, क्वेरीज थोड़ा सा लिख कर देख लेना। और है ना, आपसे बोलेगा कि भाई डिफाइन एग्रीगेट फंक्शन विथ एसक्यूएल क्वेरीज। ठीक है, तो आपको ये क्वेरीज भी लिख कर आनी है और एग्रीगेट फंक्शन को भी समझा कर आना है। ठीक है, अब आता है हमारा ग्रुप बाय क्लॉज एंड वेयर बाय क्लॉज। ठीक है, तो ग्रुप बाय क्लॉज एंड हैविंग क्लॉज। ठीक है, हमने वेयर तो पढ़ लिया। और ग्रुप बाय क्लॉज होता क्या है, ग्रुप बाय क्लॉज बेसिकली ग्रुपिंग करने के लिए काम आता है। अगर आपकी रोज जो है उसे ग्रुप करना है उसके लिए काम आता है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, सब समझ में आ जाएगा। The group by clause groups rows within the same values in a specified column and perform aggregate function on a each group। ठीक है, so basically aggregate function के साथ हम group by का यूज करते हैं, जैसे हमने ऊपर किया था सब क्वेरीज के अंदर, जैसे कि हमने एवरेज के साथ ग्रुप बाय का यूज कर रखा था, ऐसे ही हम हर एक एग्रीगेट फंक्शन के साथ ग्रुप बाय का यूज कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप बाय के थ्रू हम इसी सेम वैल्यू पर हम क्या कर सकते हैं, मतलब बेसिकली ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको समझाऊंगा, है ना, तब आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, ग्रुप सेल्स डेटा बाय रीजन एंड कैलकुलेट द टोटल रेवेन्यू पर रीजन। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर मैंने जैसे आपको रीजन का वहाँ पे एग्जाम्पल दिया था, हमारे हर एक रीजन में क्या होता है कि जितनी सेल हुई है वो हमें एक टेबल के अंदर मिल जाती है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें उसे क्या करना है, ग्रुप करना है सेल्स को एज अ टोटल रेवेन्यू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट रीजन, और यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, सम रेवेन्यू एज टोटल रेवेन्यू। ठीक है, सम हमारा क्या है, एग्रीगेट फंक्शन है, फ्रॉम सेल्स ग्रुप बाय रीजन। ठीक है, सो देखो यहाँ पर हमने ग्रुप बाय किसके लिए यूज किया, ग्रुप्स जितने भी हैं उनका क्या करने के लिए, ग्रुपिंग करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ये देखो, हमारे इनपुट के अंदर ऐसी टेबल जाएगी। ठीक है, ऐसी टेबल जाएगी जहाँ पे नॉर्थ में 1,000 का रेवेन्यू हुआ है, फिर साउथ में 1,500 का हुआ है, ईस्ट में 1,200 का हुआ है, नॉर्थ में फिर 2,000 का हुआ है। ठीक है, तो देख रहे हो नॉर्थ हमारे यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ठीक है, और फिर वेस्ट में हमारा 1,800 का हुआ है, साउथ में हमारा 1,300 का हुआ है। ठीक है, ये हमारा इनपुट जाएगा। अब हमने क्वेरी क्या लिखी, सिलेक्ट रीजन एंड सम रेवेन्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रीजन सिलेक्ट हुआ और हमारा जो रेवेन्यू है वो सिलेक्ट हुआ। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम ऐसे ही लिख देंगे कि रीजन सम रेवेन्यू एज अ टोटल रेवेन्यू, तो हमारा ये जो सम होगा ना रेवेन्यू का, वो रीजन को देखेगा ही नहीं, वो क्या करेगा, इस सब के सम को कर देगा, यानी कि 1,000, 1,500, 2,000, 1,200, इन सबको क्या करेगा भाई, एक साथ जोड़ेगा और टोटल रेवेन्यू के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ग्रुप बाय का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम सेल्स, यानी कि हमने यहाँ पर टेबल का नाम लिखा सेल्स का, और हमने लिख दिया क्या, ग्रुप बाय रीजन। अब जो हमारा ये जो सम है, यानी कि जो एग्रीगेट फंक्शन है वो किसके थ्रू सम होगा, वो हमारा ग्रुप बाय होगा रीजन के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ये सारा रीजन है वो कैसे होगा, कि नॉर्थ वाले को उठाएगा, नॉर्थ वाले को उठाएगा और नॉर्थ वाले को उठाएगा, इन सबको क्या कर देगा भाई, सम कर देगा। और जैसे कि 1,000 प्लस 2,000 प्लस 1,700 कितने हो गए हमारे, 4,700। ठीक है, अब ऐसे ही साउथ को उठाएगा, फिर साउथ को उठाएगा, दो हमारे साउथ आ गए, कितना हो गया हमारा, 1,500 और 1,300, यानी कि हमारा 2,800 यहाँ पर रेवेन्यू हो गया। ऐसे ही सबका कर देगा, सबको ग्रुपिंग कर देगा। ठीक है, समझ रहे हो, अगर हम यहाँ पे ग्रुप का यूज नहीं करते तो क्या होता, सारा रेवेन्यू एक साथ कलेक्ट हो जाता, यानी कि इन सबका सम हो जाता ना, क्योंकि सम हमने फंक्शन यूज कर रखा है रेवेन्यू पर। समझ गए ना, यही होता है हमारा ग्रुप बाय। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं, हैविंग क्लॉज। हैविंग क्लॉज क्या करता है भाई, कुछ नहीं, जो हमने ग्रुप बनाया है ना, अगर हमें उसके अंदर भी कोई फिल्टर लगाना है, उसके अंदर हमें कोई कंडीशन लगानी है, तो वो क्या करता है, हमारा हैविंग क्लॉज करता है। देखो कैसे करता है, तो देखो, द हैविंग क्लॉज फिल्टर्स ग्रुप बेस्ड ऑन एग्रीगेट फंक्शंस रिजल्ट सिमिलर टू वेयर बट फॉर ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, मतलब कि जैसे आप वेयर यूज करते हो ना कंडीशन लगाने के लिए, वैसे ही आप हैविंग का यूज करते हो किसके लिए, ग्रुप्ड डेटा को, ग्रुप डेटा पर कंडीशन लगाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम एग्जांपल से समझते हैं, हमें क्या करना है, रीजन फाइंड करने हैं जिनका जो टोटल रेवेन्यू है वो ग्रेटर देन हो $10,000 के। ठीक है, जिनका जो टोटल रेवेन्यू है $10,000 के ग्रेटर हो, वो हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ तक तो पता है कि सिलेक्ट रीजन सम रेवेन्यू एज अ टोटल रेवेन्यू। ठीक है,
फ्रॉम सेल्स, ग्रुप बाय रीजन, ठीक है, इतना क्वेरी बिल्कुल सेम है ग्रुप, वो जो पहला वाला था उसकी तरह, ठीक है। बस हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेयर की तरह यहाँ पर हम लिखेंगे हैविंग सम रेवेन्यू इज ग्रेटर देन 10,000, ठीक है। तो हमारी यहाँ पर कंडीशन लग गई ग्रुप पर। क्या होगा कि पहले तो बिल्कुल ग्रुप वाली भाई क्वेरी चलेगी, कुछ नहीं होगा, ग्रुप वाली क्वेरी चलेगी और आपको कुछ ऐसा डेटा मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा डेटा हो गया। अब आपने जैसे ही यहाँ पे लिखा हैविंग सम रेवेन्यू इज ग्रेटर देन 10,000, तो ये सारे रेवेन्यू पे जाएगा और भाई चेक करेगा जिसका ग्रेटर देन आ रहा है 10,000, वो हमें आपको टेबल यहाँ पे लास्ट में को आउटपुट में दे देगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल हमने इनपुट ये दिया था, आपको आउटपुट दो आ रहे हैं, इन्हीं दोनों का जो रेवेन्यू है वो $10,000 से ज़्यादा है, ठीक है, और किसी का नहीं है तो यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। सो हैविंग क्या है, बेसिकली कंडीशन स्टेटमेंट है आपका, किसके लिए, ग्रुप के लिए, ठीक है, समझ गए। सो आई होप आपको यार क्लियर होगी सारी चीज़ें। तो आप देखो सब क्वेरीज भी देखोगे ना, आपको सब समझ में आ जाएंगी सब क्वेरीज, अगर आपको पहले नहीं आ रही थी, ठीक है। तो देखो डिपार्टमेंट था, उसके हम जितने भी डिपार्टमेंट थे वो तो हमें यहाँ पर आ गए थे, लेकिन उसके अंदर से हमें कुछ सिलेक्टिव ही डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने थे जिनकी जो एवरेज सैलरी है, जिनकी एम्प्लॉयज़ की जो एवरेज सैलरी है वो $5,000 से ज़्यादा है ना। सो देखो यहाँ पर हमने क्या किया था, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, ठीक है। हमने क्या लिखा था, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, यानी कि एम्प्लॉय जो थे हमने उनको क्या कर दिया था भाई, डिपार्टमेंट के हिसाब से क्या कर दिया था, ग्रुप कर दिया था, और उनकी जो सैलरी थी उसे निकाल लिया था। लेकिन यहाँ पर हमने हैविंग कंडीशन लगाई जिसकी सैलरी का जो एवरेज है भाई, वो भी हमारा 5,000 के ऊपर होना चाहिए। तो हमें वही सैलरी मिल जाएंगी जिनकी जो जिन वही डिपार्टमेंट मिल जाएंगी जिनकी सैलरी का जो एवरेज है वो 5,000 के ऊपर है, ठीक है, समझ गए। थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि हार्ड हो गया है, आपको समझ में नहीं आ रही सब क्वेरीज, बट एक बार प्लीज कोशिश करना, एक बार एक एक मतलब चीजें मैंने जैसे बताई हैं वैसे देखोगे तो समझ में आ जाएंगी, ठीक है, इतने भी हार्ड नहीं है। अब ग्रुप बाय हो गया, हैविंग क्लॉज हो गया, एग्रीगेट फंक्शंस हो गए। अब हमारा लास्ट हुआ था इस लेक्चर का टॉपिक, इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशन, ठीक है। इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑपरेशन नाम से ही पता चलते हैं, ये हमारे फंडामेंटल कमांड्स हैं फॉर मैनेजिंग डेटा इन एसक्यूएल टेबल्स, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं, इसमें हम कोइंसाइज एक्सप्लेनेशन देखेंगे और आपसे ज़्यादा डिटेल में पूछेगा भी नहीं कोई, डिटेल में क्या ही होगा इसके, ठीक है। आप इसमें एग्जांपल दे सकते हो। इंसर्ट ऑपरेशन हमारा किसके लिए यूज़ होता है, अगर हमें कोई नई रो ऐड करनी है टेबल के अंदर, उसके लिए हम इंसर्ट का यूज करते हैं, ठीक है। सो इंसर्ट इनटू टेबल, और जो भी आपकी कॉलम्स हैं वो आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। टेबल की जो भी कॉलम्स है आप यहाँ पर लिखोगे, अब फिर उसके अंदर क्या डेटा आपको पुट करना है, तो आप लिखोगे वैल्यूज, और जो भी आपको डेटा पुट करना है वो आप यहाँ पे लिख दोगे। जो भी आप यहाँ पर कॉलम लिखोगे, यहाँ पर जो आप वैल्यू लिखोगे वैल्यू 1, वो इस वाली कॉलम को मैप कर रही होगी, ये जो वैल्यू 2 है वो कॉलम 2 को मैप कर रही होगी, ठीक है, समझ रहे हो। मतलब कि जो पहली वैल्यू 1 है वो कॉलम 1 के अंदर जाएगी, स्टोर होगी, और जो दूसरी है वो कॉलम 2 के अंदर जाएगी, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल की बात करें तो इंसर्ट इनटू बुक, यानी कि बुक नाम की टेबल के अंदर भाई हमें इंसर्ट करना है, क्या क्या इंसर्ट करना है, ISBN, ठीक है, टाइटल, ऑथर, पब्लिशर, ठीक है। हमें ये जो चार चीजें हैं वो हमें इंसर्ट करनी है। अब हमने ये लिख दिया, अब हमें क्या लिखना है भाई, वैल्यू जो इंसर्ट करनी है, तो हमने वैल्यू लिखी, ये जो ISBN है, और हमारी जो टाइटल है बुक का वो है एसक्यूएल बेसिक्स, और जो हमारे ऑथर हैं वो है जॉन डियो, और जो हमारे पब्लिशर हैं वो है टैग बुक्स, ठीक है। तो ये जो क्या होगा कि हमारी जो टेबल थी ना पहले, अगर उसके अंदर एक एंट्री थी तो दो एंट्री हो जाएंगी, और जो हमने डेटा लिखा हुआ है वो हमारा इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है, टेबल के अंदर। यही हमारा होता है इंसर्ट कमांड, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा अपडेट ऑपरेशन, है ना। अपडेट ऑपरेशन क्या करता है भाई, अपडेट करता है जो भी आपके डेटा है टेबल के अंदर, उसे क्या करेगा, उस डेटा को अपडेट करेगा, ठीक है। जो भी आप कंडीशन दोगे उसके हिसाब से। मॉडिफाई एग्जिस्टिंग रो इन अ टेबल, ठीक है। तो सिंटेक्स क्या होता है इसका, अपडेट लिखना है आपने, अपडेट कीवर्ड लिखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले, हमारी जो एसक्यूएल थी वो एस की सीक्वल के नाम से जानी जाती थी, यानी कि स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, यानी कि जो भी इंग्लिश के कीवर्ड्स होते हैं ना वही इसके अंदर यूज होते हैं, ठीक है। तो अपडेट करना है तो क्या आपने यूज करना है, अपडेट यूज करना है। अपडेट, और फिर टेबल का नाम, और फिर सेट कॉलम इक्वल टू वैल्यू एंड कॉलम 2 वैल्यू, मतलब कि जो भी आपने अब सेट करना है, यानी कि जो अपडेट करना है, ठीक है। वेयर कंडीशन ये, तो एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, हमें बुक जो है उसे अपडेट करना है, तो हमने लिखा अपडेट बुक, सेट पब्लिशर इक्वल टू न्यू पब्लिशर, जो पब्लिशर है उसका नाम भाई कर दो न्यू पब्लिशर, जहां पर जो आपके ISBN नंबर है वो इतना हो, वहां पर जाओ, और जो पब्लिशर है उसकी बुक का जो पब्लिशर है उसको चेंज कर दो न्यू पब्लिशर के थ्रू, ठीक है, समझ गए। ये हमारा होता है क्या, अपडेट ऑपरेशन। नेक्स्ट आता है हमारा डिलीट ऑपरेशन। डिलीट ऑपरेशन वही हमारी जो पूरी रो है उसे डिलीट करने का काम करता है, कैसे करता है, तो देखो, डिलीट फ्रॉम टेबल
नेम आपने लिखना है क्या, डिलीट कमांड फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, ठीक है, जो भी आपकी कंडीशन है उसे पुट कर देना है, ठीक है। तो एग्जांपल समझते हैं, डिलीट फ्रॉम बुक, बुक टेबल के अंदर से आपको डिलीट करना है वेयर पब्लिशर इक्वल टू ओल्ड पब्लिशर, जहां पर भी आपका जो ओल्ड पब्लिशर है क्या करो भाई, उसे डिलीट कर दो, ठीक है। वो जो पूरी आपकी रो है उसे पूरी की पूरी डिलीट कर दो, ठीक है, तो वो रो आपकी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। यही थे हमारे लास्ट जो तीन थे, है ना। अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ, प्लीज सब क्वेरीज को एक बार करके देख लेना और एग्रीगेट फंक्शन को याद कर लेना, क्योंकि पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। सब क्वेरीज इतनी पेपर के लिए नहीं है, लेकिन हाँ आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप, जैसे कि आपको पूरी एसक्यूएल की जो क्वेरीज होती हैं वो लिखने आ जाती है कभी कभी डेटाबेस देकर, तो वो आप लिख सकते हो, ठीक है, उसके हिसाब से। तो यहाँ पर हमारे ये तीनों ऑपरेशन है वो भी खत्म हो गए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार कर लो, है ना। और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो। अभी यूनिट 2 खत्म हो गई, तब उसके आ जाएंगे यूनिट 1 के, आप मिल सकती है, ठीक है आपको। तो सिलेबस देख लो, हमने सिलेबस के अंदर कितना देख लिया, सिलेबस के अंदर हमने रिलेशनल ये सब देख लिया है। पहले हमें अपना पेन है इसे ओपन करें। हमने ये सब देख लिया, और ये हमने कहाँ तक देख लिया, हमने डिलीट ऑपरेशन देख लिया। कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म कर दूं भाई, ज्वाइन हमारा अच्छा जो है टॉपिक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक, हमारा ट्रिगर बहुत पूछा जाता है, वो टॉपिक अच्छा है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।